नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त हो चुका है राजस्थान लाइव का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात जयपुर से बड़ी खबर की करते हैं। पहली बार एसएमएस में हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट होगा। जी हां, एक साथ एक ही मरीज में ये दोनों ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। झालावाड़ से हेलीकॉप्टर से ऑर्गन लाए जा रहे हैं। 10 बजे मेडिकल कॉलेज ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर उतरेगा। उसके बाद हार्ट और लंग और एक किडनी का एसएमएस में ट्रांसप्लांट होगा। जयपुर से जोधपुर एम्स के लिए उड़ान भरेगा हेलीकॉप्टर। एक लिवर और एक किडनी को ले जाएंगे। उसके बाद जोधपुर एम्स और जहां पर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। एक ही मरीज का यह हार्ट और किडनी ट्रांसप्लांट बताया जा रहा है, लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट। और पहली बार ये बताया जा रहा है कि ये एसएमएस अस्पताल में ये ट्रांसप्लांट किया जाएगा। हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर ये जो ऑर्गन्स हैं वो लेकर आएंगे, क्योंकि इसकी भी टाइम ड्यूरेशन होती है, उस समय ही लेकर आना होता है, वरना ये दोनों ऑर्गन्स जो होते हैं, क्योंकि किसी की बॉडी से या ऑर्गन्स निकाले जाते हैं और एक समय सीमा होती है 2 घंटे या 1.5 घंटे, जो भी इसकी समय सीमा होती है, उसके समय में ही उसको लाकर और दूसरे व्यक्ति के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, उसको लगाया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। नेचुरली जो सफलता मिली है, और विशेष बात इसमें ये है कि इस बार हार्ट और लंग भी रिट्रीव किए गए हैं। पिछली बार किडनी और लीवर रिट्रीव किए थे, और इसमें कॉर्निया भी नेत्रदान के लिए ली जाएगी। तो इस तरह से 5-6 मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। तो टीम बहुत उत्साहित है इस चीज़ को लेकर के कि छोटी सी जगह से इतने कम समय में दूसरी बार अंगदान हो रहा है। हम इसके लिए अलग से विशेष प्रयास ये करेंगे कि यहाँ पर इसको पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से विकसित करने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे बड़ा टास्क होता है एक ही व्यक्ति का, जब लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट होना हो। दोनों ही सर्जरी कहीं ना कहीं टिपिकल मानी जाती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, पहली बार ये एसएमएस में बताया जा रहा है किस तरह का ट्रांसप्लांट होगा। सबसे पहले ये जानकारी दीजिए, क्या हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका है ऑर्गन्स को लेकर और कब तक पहुंचेगा? जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर में जो है वो झालावाड़ से तमाम ऑर्गन जो है वो रवाना होंगे और एसएमएस अस्पताल में लाए जाएंगे। एसएमएस अस्पताल के जो मेडिकल कॉलेज है, जो एसएमएस अस्पताल से लगता हुआ ही मेडिकल कॉलेज का ग्राउंड है, वहां पर जो है वो लैंड करेगा। और उसके बाद एसएमएस अस्पताल में ये जो ट्रांसप्लांट की पूरी कवायद है वो शुरू होगी। तमाम डॉक्टर जो है वो अलर्ट मोड पर हैं और ऑर्गन के आते ही ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। पहली बार कई मामलों में कई चीजें नहीं हो, इस लिहाज से हो रही है। हार्ट ट्रांसप्लांट पहले एसएमएस अस्पताल में हुआ है, लेकिन लंग ट्रांसप्लांट जो है वो किया जा रहा है। लंग ट्रांसप्लांट अपने आप में बहुत ही क्रिटिकल जो है वो माना जाता है। बहुत सारी तकनीकी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर लंग ट्रांसप्लांट भी जो है वो किया जा रहा है। पहली बार ही हेलीकॉप्टर के जरिए ऐसे ऑर्गन को एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि पहले ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अमूमन भेजा जाता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर हार्ट और लंग का मामला है, इस लिहाज से हेलीकॉप्टर से जो है वो यहाँ पर लाया जा रहा है। और यहाँ से एक लीवर और एक किडनी जो है वो जोधपुर एम्स भी भेजी जाएगी। तो वहां पर भी पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। और ये कल रात से ही अलग अलग जगहों से टीमें जो है वो झालावाड़ में रिट्राइवल के लिए, चूंकि ये जो ब्रेंडेड मरीज है उसके शरीर से अंग निकालने का जो प्रक्रिया है वो रिट्राइवल के लिए टीमें जो है वो यहाँ से गई थी। जोधपुर एम्स से भी एक टीम गई थी, एसएमएस अस्पताल से भी टीमें जो है वो गई थी, कोटा से भी बताया जा रहा है कि एक टीम जो है वो गई थी। तो ये बहुत कह सकते हैं कि कई मायनों में बहुत ही यूनिक चीज जो है वो पहली बार इस प्रकार से देखने को मिल रही है, क्योंकि हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट जो है वो बताया जा रहा है, अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक ही मरीज में जो है वो ट्रांसप्लांट जो है वो किया जाएगा। तो ये बहुत ही रेयर मौका है, पहली बार इस प्रकार से एसएमएस अस्पताल इतना बड़ा कदम जो है वो उठाने जा रहा है। डॉक्टर राजकुमार यादव जो है वो उनकी टीम अभी हाल फिलहाल झालावाड़ में मौजूद है, और झालावाड़ में जो है वो ये जो अंगों को रिट्रायल की कोशिश होती है वो इस वक्त वहां पर करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर
जो ट्रांसप्लांट में जो जो डॉक्टर रहेंगे वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डॉक्टर नीलम सिंह, राम रतन सिंह की टीम जो है वो रहेगी। इसके अलावा जो तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो पूरी इस अलग अलग टीम का नेतृत्व ठीक करेंगे। है क्योंकि सौरभ, मुझे ये बताइएगा कि जिस व्यक्ति का ये हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट होना, उनकी उम्र क्या होगी? देखिए, इसकी जानकारी झालावाड़ से ही मिल पाएगी क्योंकि ये सब झालावाड़ में प्रक्रिया जो है वो। ठीक है सौरभ। तरुण कुमार भी हमारे साथ संवाददाता झालावाड़ से जुड़ चुके हैं। जयपुर से सौरभ हमारे साथ जुड़े थे। तरुण, कितनी देर में वहां से जो ऑर्गन्स है वो रवाना होंगे और किस व्यक्ति, मतलब क्या उम्र होगी उस व्यक्ति को जिसको ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिसका होना है? जी, ये जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है इनका नाम विष्णु प्रसाद कहार है, जो कि झालावाड़ जिले के ही पीपाजी का बाग मानपुरा के रहने वाले हैं। और कुछ दिनों पहले इनका एक पारिवारिक झगड़ा हुआ था जिसमें इनको हेड इंजरी हुई थी और उसके बाद इनका झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार चल रहा था, लेकिन इनको ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद से ही जो इनके अंगदान के लिए इनके परिजनों की काउंसलिंग की जा रही थी और उसके बाद परिजन राजी हुए और इसके बाद इसकी सारी प्रक्रिया अमल में लाई गई। और अब से लगभग 20 से 25 मिनट के भीतर जो इनके अंग है जो वो अंगदान हो जाएगा और उसके बाद ये जो एयर एम्बुलेंस के जरिए झालावाड़ से जयपुर और जोधपुर के लिए रवाना किए जाएंगे। अच्छा, परिवारों का रिएक्शन, आपने कुछ बातचीत हुई है? क्या रिएक्शन है उनका इस पे? हाँ। जी, परिवार वालों से हमारी बात हुई है। हालांकि वे कुछ ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका कहना यह है कि क्योंकि जो विष्णु प्रसाद है वो ब्रेन डेड हो चुका था और उसके बाद उन्होंने ये पुण्य का कार्य करने की सोची है, क्योंकि डॉक्टरों ने भी उनकी समझाइश की थी और उन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं इससे किसी का भला होगा और उसके बाद उन्होंने अंगदान करने का फैसला किया है। ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगे। हमारे साथ डॉक्टर मनीष अग्रवाल, प्रवक्ता एसएमएस अस्पताल जयपुर के से जुड़ चुके हैं। मनीष जी, ये कितना टिपिकल, क्योंकि पहली बार बताया जा रहा है कि इस तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट पहली बार एसएमएस अस्पताल में किया जाएगा, कितना कुछ ड्यूरेशन लगता है, क्या कुछ इसमें डिफिकल्टी आती है, प्लीज बताइएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो जो फैमिली है वो ऑर्गन डोनेशन के लिए कंसेंट देती है, ये सबसे बड़ा इशू होता है, क्योंकि वो सारी महानता जो है उस परिवार की है जी। और इसके लिए जो हमारी झालावाड़ की टीम है, डॉक्टर राम सेवक और उनकी टीम, उन्होंने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारा पार्ट एसएमएस पे ये है कि क्योंकि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है राजस्थान का, इसलिए हमारी जिम्मेदारी इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट करने के लिए काफी बढ़ जाती है। तो हमने एम्स जोधपुर और झालावाड़ दोनों के साथ कोऑर्डिनेट किया। एम्स जोधपुर से डॉक्टर शिव जो वहाँ के नोडल ऑफिसर है, उन्होंने हमारा बहुत बहुत सहयोग किया। अब एक लीवर और एक किडनी सोटो ने एम्स जोधपुर के लिए अलॉट करी है, एक हार्ट लंग जयपुर के लिए और साथ में एक किडनी एसएमएस जयपुर के लिए अलॉट करी है। अच्छा। तो इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, क्योंकि हार्ट के और लंग के जो ट्रांसप्लांट है उसमें केवल 4 आवर टू 6 आवर का विंडो होता है। मतलब ब्रेन डेड व्यक्ति से लेकर के और ट्रांसप्लांट करने तक का केवल 4 to 6 आवर्स का विंडो होता है। ओके। अगर हम रोड ट्रैवल करते तो 4-4.5 घंटे से कम में किसी भी हालत में झालावाड़ से जयपुर नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए हमने एक प्राइवेट कंपनी को हायर किया जो कि जयपुर से हेलीकॉप्टर लेके झालावाड़ गई है और अभी झालावाड़ से लगभग 10 से 15 मिनट में वो लोग फ्लाई करेंगे। पहले जयपुर वाली टीम को जयपुर उतारेंगे और उसके बाद वो जोधपुर वाली टीम को जोधपुर एम्स ले जाएंगे। तो दोनों टीमें झालावाड़ से जयपुर और जोधपुर के लिए रवाना होने वाली है लगभग 15 मिनट में। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो आप डॉक्टर मनीष अग्रवाल को सुन रहे थे जो कि एसएमएस अस्पताल के प्रवक्ता थे। उन्होंने कहा 4 से 6 घंटे लगते हैं उस व्यक्ति जिसका नाम अरुण है, जिसको ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। पहले तो समय लगा परिवार के कंसेंट मिलने का, क्योंकि परिवार जब सहमति जताता है, बेकायदा सिग्नेचर होते हैं पेपर पे, तो उनको मनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, लेकिन वो आखिरकार मान चुके। उस व्यक्ति का जो आपको फोटो दिख रही है, यही अरुण है जो ब्रेन डेड घोषित हो गए थे पारिवारिक कलह की वजह से, और उसके बाद इनकी ही शरीर से किडनी, लिवर, हार्ट निकाला गया
और जो जोधपुर और जयपुर आएगा, जयपुर में एक व्यक्ति को वो ट्रांसप्लांट किया जाएगा और 4 से 6 घंटे का विंडो समय, मतलब 4 से 6 घंटे का समय रहता है एक व्यक्ति के बॉडी से ऑर्गन्स निकाल के दूसरे बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने में। और चलिए आप बताते हैं खबर आपको, पहाड़ों में बर्फबारी, किस तरह मैदान में ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि प्रदेश में सर्दी का डबल अटैक देखने को मिला है। कोल्ड वेव से सीजन प्रभावित है, रेतीले धोरों में बर्फ जमी हुई है। 10 शहरों में सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। सीकर के फतेहपुर में पारा माइनस में चला गया। सिरोही, चूरू, झुंझुनू जिलों में सर्दी से हाल बेहाल है। 17 दिसंबर से 8 जिलों में फिर से शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। तो आप बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 17 दिसंबर से 8 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर चला गया है। सर्दी का डबल अटैक देखा जा रहा है। सीकर के फतेहपुर में पारा माइनस में है, तो वहीं सिरोही, चूरू, झुंझुनू जिलों में सर्दी से हाल बेहाल है। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर उत्तर पूर्वी राज्यों में देखने को मिला है। हम आपको अभी इससे जुड़ी 4 तस्वीरें दिखाएंगे और समझाएंगे कि कैसे कड़ाके की सर्दी से ठिठुरन बढ़ गई है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, देखिए कि सर्दी का सितम किस तरह से जारी है। खेतों में जो पाइप लगी रहती है समरसेबल वाली, उस पर कितना ओस और बर्फ दोनों जमी नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, कोटपुतली में जो तापमान है वो 1.5 डिग्री चल रहा है। तापमान -2 डिग्री में चला गया है सीकर में। माउंट आबू तो वैसे भी ठंड की वजह से फेमस रहता है, लेकिन आप देखिए तापमान -3 डिग्री। वहीं नीचे ग्राफिक्स के जरिए देखिए 10 डिग्री के नीचे पारा किन किन जिलों में है, जो वेदर रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। फतेहपुर में 1.3 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 1.6 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 2.6 डिग्री सेल्सियस। वहीं आइए आप दूसरे जिलों की बात करें तो फतेहपुर की हमने बात की, भीलवाड़ा में 2.6 डिग्री सेल्सियस और चित्तौड़गढ़ में 3.2 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसे 10 जिले हैं जहां 10 डिग्री से नीचे तापमान है। बीकानेर में 4.9, पाली में 4.8, बारां में 3.7। इसी तरह जो ये जिले हैं उसमें जो इस बार है वो ठिठुरन, मतलब ठंड ज्यादा बढ़ गई है। और इधर माउंट आबू में सर्दी लगातार जारी है। यहां हालात ये हैं कि कारों की छतों पर बर्फ जम गई है। वहीं मैदानी इलाके में भी सुबह ओस की बूंद जमने लगी है। माउंट आबू के पहाड़ी क्षेत्र में तापमान -3 डिग्री तक दर्ज किया गया है। शीतलहर के कारण तापमान औसतन 3 से 4 डिग्री का काम दर्ज कर रही है, जिससे कि माउंट आबू में सर्दी का असर ज्यादा हो रहा है। वहीं स्कूल पढ़ने वाले बच्चे, बुजुर्ग पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। लोगों की दिनचर्या में भी इस सर्दी के चलते बदलाव नजर आया है। लोग घरों में दुबके नजर आ रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं अगर बाहर से आए हुए सैलानी इस गुलाबी सर्दी का आनंद लेने के लिए भी माउंट आबू पहुंच रहे हैं। माउंट आबू के पर्यटन स्थलों में सुबह से ही वो निकल जाते हैं, तो बहुत लोगों को ठंड भी पसंद होती है। और वहीं उत्तर पूर्वी हवा का दबाव बने रहने से राजस्थान के सीकर जिले में लगातार 5वें दिन पारा माइनस में ही रहा। सीकर के फतेहपुर में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान माइनस में रहने के कारण धूप भी बेअसर रही। इस सीजन में यह पहला मौका है जब तापमान इतना नीचे आया है। इसके अलावा फतेहपुर में तेज ठंड के कारण बर्फ जमने का सिलसिला जारी है। कोटपुतली के ग्रामीण इलाकों में भी सर्दी का सितम जारी है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जोबनेर इलाके में कृषि विश्वविद्यालय की वेधशाला के मुताबिक क्षेत्र में 1.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि जयपुर ग्रामीण के दूसरे इलाकों में 5 से 6 डिग्री तापमान है। मौसम में गलन इतनी है कि धूप निकलने के बाद भी सर्दी का एहसास कम नहीं हो रहा है। हालात ये हैं कि खेतों में फसलों पर बर्फ की परत जम गई। बर्फ जमने से फसलों को नुकसान की आशंका भी बढ़ गई है।
और वहीं उत्तरी सर्द हवाओं से झुंझुनू में सर्दी का सितम भी जारी है। लगातार चल रही सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई। सर्द हवाओं के कारण आज फिर खेतों में जमीन, पाइप और मेड़ पर हल्की बर्फ जमी हुई नजर आई। किसानों ने बताया कि बर्फ फसल के लिए नुकसानदायक है। वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने एक बार फिर 17 और 18 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए शीतलहर की चेतावनी जारी की है। सर्दी आज बहुत ठंडी है, फसल के लिए नुकसान है के मायने। आज बहुत ठंडी सर्दी है। और नवलगढ़ का वीडियो पक्षियों के परिंदे भी जमते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, ये ऐसे तस्वीरें लगातार आ रही हैं। अब आपको अनूपगढ़ में किस तरह से बड़ी खबर बता रहे हैं। बेखौफ चोर नजर आ रहे हैं। नकाबपोश दो चोरों ने चोरी की कोशिश की है। आयरन स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़कर फेंक दिए गए हैं। 365 हेड पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की ये पूरी घटना है। दो नकाबपोश चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए हैं। तो चोरों के हौसले बेहद ही ज्यादा बुलंद। ये देखिए तस्वीरें निकल कर आई। सीसीटीवी कैमरे में ये चोर कैद हो गए। बेखौफ चोरों का आतंक किस तरह से जारी है। आयरन स्टोर में लगे उसको चुरा कर ले जाते हुए 500 मीटर। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि 365 हेड कांस्टेबल के पास की ये 500 मीटर की दूरी की ये चोरी की कोशिश जो नकाबपोश के द्वारा की गई है। आयरन स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़कर फेंके गए हैं। 365 हेड पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की ये घटना है। दो नकाबपोश चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए हैं, जिस समय आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और चलिए जालौर से भी बड़ी खबर बताते चले। 27वें दिन भी किसानों का महापड़ाव जारी है। जी हां, जवाई बांध के पानी के लिए किसानों का महापड़ाव अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। 27 दिन हो चुके हैं, लेकिन अपनी मांग, अपनी प्रदर्शन को लेकर अभी भी किसान टस से मस नहीं हो रहे। जवाई नदी को पुनर्जीवित करने की मांग किसानों के द्वारा 27वें दिन भी जारी है। जालौर का अधिकार तय करने के मुद्दे पर किसान अड़े हुए हैं। महापड़ाव को 45 संगठनों का अब तक समर्थन मिल चुका है। सरकार ने माही और सोम नदी का पानी पहुंचाने का प्रस्ताव दिया है। सरकार के प्रस्ताव से ज्यादातर किसान खुश नजर नहीं आ रहे और इसीलिए 27 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जवाई बांध के पानी के लिए किसान अपनी मांगों के लिए अडिग हैं। और चलिए अब बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से बता रहे हैं, जहां डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देकर ठगने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। एसओजी ने गैंग में शामिल 15 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 23 लाख रुपए, 27 मोबाइल फोन, 43 डेबिट कार्ड, बैंक चेकबुक, पासबुक बरामद किए गए। बैंक के सदस्यों ने मुंबई क्राइम ब्रांच का होना बताकर अजमेर की बुजुर्ग महिला से 80 लाख रुपए की ठगी की थी। सबसे हैरानी की बात कि सदस्यों ने मुंबई क्राइम ब्रांच बताया, उसके बाद 80 लाख की ठगी करके बुजुर्ग महिला से ये सब सोच रहे थे बच जाएंगे, लेकिन एसओजी ने कार्रवाई की तो 15 लोग गिरफ्तार हुए। और उनसे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि उनके पास से जो चीजें बरामद हुई, 23 लाख कैश बरामद हुआ, 27 मोबाइल फोन, 43 डेबिट कार्ड, बैंक चेकबुक, पासबुक सब बरामद हुए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको सीकर से खबर बता रहे हैं। सीकर के रिंगस में स्कूल के खेल मैदान में चल रहे मेगा ट्रेड फेयर में देर रात करीब 1 बजे भीषण आग लग गई। थोड़ी देर में ही आग ने विकराल रूप ले लिया और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। घटना की जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग जब तक आग पर काबू पाती, तब तक भूत बंगले में रखे उपकरण जलकर राख हो चुके थे। बताया यह भी जा रहा है कि बिना जांच पड़ताल के ही मेले की परमिशन जारी की गई थी। तो बिना जांच पड़ताल के जो मेले की परमिशन दी गई थी और ट्रेड फेयर, मेगा ट्रेड फेयर जो उस मैदान में लगा हुआ था, उसी में भीषण आग लगी। खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में सब्जी मंडी के पास हुए हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शनिवार रात को सीकर से नवलगढ़ के घूम चक्कर की ओर जा रही बाइक सड़क पर जा रहे ठेले से जा टकराई।
हादसे के बाद अस्पताल के लोग मौके पर पहुंचे और बाइक सवार को संभाला। घायल बाइक सवार को निजी वाहन की मदद से नवलगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने घायल बाइक सवार युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची नवलगढ़ पुलिस ने हादसे की जानकारी लेते हुए मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इतनी में आवाज़ आई, मैं तुरंत वहाँ से भाग के आया। यहाँ पे देखा एक छोटा बच्चा था, उसके पास में एक आदमी बैठा था। तो मैं उसको इतना पूछा कि भाई क्या हुआ। बोले इसको देखो आप। मैं यहाँ से यहीं पे बाइक रोड पे खड़ा करके मैं यहाँ पे आया। एक गाड़ी वाला मेरे पास में आया, बोले क्या हुआ। मैं कुछ नहीं हुआ, पता नहीं एक्सीडेंट हुआ। हम लोग क्या किया कि भाई रास्ता जाम हो रहा है, इसलिए हम लोग साइड में उस रेडी वाले को साइड में किया। रेडी को साइड में करने गए तो रेडी के पीछे एक बाइक और बाइक के साथ में एक आदमी गिरा हुआ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए कोटा से आपको खबर बता रहे हैं। कोटा को पर्यटन के पटल पर आगे लाने के लिए अब कोटा महोत्सव शुरू होने वाला है, जिसका आयोजन 23 से 25 दिसंबर तक किया जाएगा। कोटा महोत्सव के तीनों दिन चंबल रिवर फ्रंट पर एंट्री को निःशुल्क रखने का फैसला लिया गया। रिवर फ्रंट के शौर्य घाट पर हर दिन तक फूड कोर्ट, फोटो एग्जीबिशन, क्राफ्ट बाजार, अमृता हाट, लघु उद्योग मार्ट, कैरियर फेयर और पेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। कोटा की लाइफलाइन चंबल नदी और चंबल नदी पर विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट। विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट पर्यटन के पैमाने पर कोटा को फ्रंट लाइन पर लेकर के आए, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी के साथ में कोटा में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में आगाज हो रहा है कोटा महोत्सव का। इस कोटा महोत्सव के साथ में कोटा के चंबल रिवर फ्रंट की फिजा एक अलग ही रंग रूप में नजर आएगी। ललित मीणा साहब, ये जो कोटा महोत्सव हो रहा है उस दौरान क्या उम्मीद की जा सकती है कोटा और जो तमाम लोग यहाँ पर आने वाले हैं? निःशुल्क एंट्री तो रहेगी, लेकिन साथ में वो यहाँ से क्या लेकर के जाने वाले हैं, उन्हें क्या जो आकर्षण है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है? एक्चुअल में माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एडीएम मैडम सीलिंग और सचिव कोटा विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। जो 23 तारीख से कोटा महोत्सव होगा उसमें एमएसएमई, आपका अमृता हाट के जो लोग हैं वो यहाँ आएंगे और राजस्थान के जो जहाँ पर जो चीजें फेमस हैं अमृता हाट द्वारा वो यहाँ प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उनकी लगभग 50 से 70 दुकानों का टारगेट है लगाने का। कैरियर से रिलेटेड भी यहाँ पर इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी स्टॉल्स लगाई जाएंगी। यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ आएगा उसको उसके कैरियर के बारे में यहाँ हर स्टॉल पर हर तरीके की जानकारी दी जाएगी। एमएसएमई के भी प्रोडक्ट यहाँ लगाए जाएंगे। उसके अलावा फूड कोर्ट की भी यहाँ व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ा जो चंबल रिवर फ्रंट विश्व स्तरीय है उसमें आपको एलईडी गार्डन है जो अट्रैक्शन पॉइंट है, राजस्थानी घाट है। और चलिए इसी के साथ ही राजस्थान लाइव में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।